all our students of class 10. Today I am going to teach you the first chapter of your history book, and this chapter is Nationalism in Europe. Nationalism, generally love for nation is डिफाइंड एज नेशनलिज्म। राष्ट्र के लिए जो हमारा प्यार होता है, हमारा जो प्रेम होता है, वही नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता की भावना है। एक जो पर्सन की डिफरेंट आइडेंटिटी हो सकती है, एक पर्सन अपने आप को डिफरेंट टाइप से आइडेंटिफाई कर सकता है। वो आइडेंटिफिकेशन उसकी रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रीजन बेस्ड, ये सब भी हो सकती है। लेकिन जब एक पर्सन ये कहना पसंद करता है कि फर्स्टली आई एम इंडियन देन अदर एल्स, तो इससे नेशनलिज्म की जो भावना है वो रिफ्लेक्ट होती है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। दैट मीन्स नेशनलिज्म इज ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ ऑल पीपल इन ए नेशन। उसकी एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन होती है विदाउट डिस्क्राइबिंग द रिलीजन, कास्ट, प्लेस, बर्थ, etc। हमारी क्या जाति है, हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, ये बिना देखे जब वो कहना पसंद करता है कि हम भारतीय हैं या फिर वो जिस नेशन से बिलोंग करता है, तो ये उसी नेशनलिज्म है। ए ग्रुप ऑफ मैसेजेस sharing common identical culture always reflect a magnetic power of nationalism। इसमें एक मैग्नेटिक पावर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल, etc always डेवलपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। नेशनलिज्म इज पावर टू यूनाइटिंग पीपल इन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये पीपल को एक मजबूत धागे में बांध के रखता है। ये नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जो सारे लोगों को एक साथ बंद कर रखने की ताकत रखता है। ये राष्ट्रवाद की भावना है। तो ये नेशनलिज्म यूरोप में कैसे इमर्ज हुआ, आपको ये जानना है। हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। तो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी का जो यूरोप था वो आज के जैसा नहीं था। पूरा यूरोप और डिफरेंट टेरिटरीज में डिवाइड था, कैंटन, किंगडम्स, etc। और वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जिनकी भाषा अलग, जिनका धर्म अलग, जिनकी जो जाति है वो अलग, सारी चीज़ डिफरेंट थी। और ज़्यादातर यूरोप के पार्ट में तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, निरंकुश राजतंत्र था वहाँ पे। और अलग अलग टेरिटरीज में रहने वाले लोग किसी भी तरह से अपने आप को सिमिलर नहीं पाते थे, एक दूसरे से सिमिलरिटीज वो नहीं पाते थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। किसी भी तरह की ऐसी सिमिलरिटी थी ही नहीं जो सबको एक जगह बांध कर रख सके। तो इस तरह से जहाँ की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो वहाँ पे नेशनलिज्म का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना कैसे जन्मी, ये आप लोगों को जानना है और इसी चीज़ को स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो जब रेनेसां हुआ था, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं, ड्यूरिंग 14th to 16th सेंचुरी, तो नेशनलिज्म की आइडिया जो है वहीं से जन्म होती है। लेकिन ये इफेक्ट में आता है ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है नेशनलिज्म को ग्रो करने का यूरोप में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट निरंकुश राजतंत्र। नो वन कैन क्वेश्चनिंग टू देम, किसी को क्वेश्चन करने का राइट नहीं था अपने रूलर से, दैट मीन्स मोनार्क से, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लुई 16 वहाँ का राजा था और पूरे फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन पीपल। क्लर्जी नोबल्स बिना कोई काम किए, बिना कोई ड्यूटी किए काफ़ी सुख सुविधा से रहता था, उनके पास प्रिविलेज थी बाय बर्थ, जन्म से ही उनको कुछ बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, उनको टैक्स पे नहीं करना होता था। और जो 3rd कैटेगरीज कॉमन पीपल, सारे टैक्स का बर्डन इन्हीं के ऊपर था।
कंडीशन वहाँ की काफ़ी मिजरेबल थी। लुई 16 जब रूलर बना था तो उसकी एज 20 ईयर की थी। वो बारबन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उनकी मैरिज जो है मेरी एंटोनिटी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ हुआ था, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन एम्प्टी ऑफ माइंड। उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं थी, और ऊपर से उनका जो एक मिनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था, जिसका नाम रास्पुटिन, और वो रानी के कान भरता था और रानी राजा के, और राजा वही करता था जो कि रानी कहती थी। ये तो अलग कंडीशन। दूसरी कंडीशन वहाँ की ये थी कि जिस समय लुई 16 वहाँ का रूलर बना तो उस समय उन्होंने देखा कि फ्रांस की जो ट्रेजर है वो एम्प्टी है, वहाँ का खजाना खाली हो चुका था, क्योंकि लंबे समय से फ्रांस वार में इन्वॉल्व रहा था, बहुत सारे वार में ये इन्वॉल्व था। उन्होंने अमेरिकन जो 13 कॉलोनीज है उसके भी स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी उनको मदद दी थी, क्योंकि वो कॉमन एनिमीज था, ब्रिटेन से उनकी लड़ाई थी, और उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल उसको हेल्प की थी, जिसके कारण वहाँ की ट्रेजर जो है वो एम्प्टी हो चुकी थी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है एसेंशियल, उसको करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत थी। तो रूलर ने ये डिसाइड किया कि एक बार फिर से हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे। ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा टैक्स था, और वो भी टैक्स सिर्फ कॉमन पीपल को ही पे करना पड़ता था, थर्ड कैटेगरीज को, लेकिन फिर भी उसने ये निश्चय किया कि अब एक बार फिर से हम टैक्स को बढ़ाएंगे। टैक्स को इंक्रीज करने का डिसीजन वहाँ पे मोनार्क नहीं लेता था, एक स्टेट जनरल जो कि वहाँ की एक पॉलिटिकल बॉडी थी उसके द्वारा होता था। लेकिन वो सिस्टम भी अनजस्ट थी। वहाँ पे जो 3 कैटेगरीज क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे जनरल स्टेट की मीटिंग में, एंड 1 स्टेट 1 वोट की वहाँ पे बात थी। दैट मीन्स क्लर्जी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको 1 वोट देना होगा, जो नोबल के हैं उनको 1 वोट, और जो कॉमन पीपल के हैं उनको 1 वोट। दैट मीन्स 1 स्टेट 1 वोट। ऑलरेडी नोबल्स एंड क्लर्जी को वो टैक्स देना नहीं होता था, तो उसलिए वो मोनार्क की यस में यस ही मिलाते थे, हाँ में हाँ मिलाना। परेशानी तो कॉमन पीपल को थी, ये नहीं भी करते तो जीत तो उन्हीं की होनी थी। तो फिर वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई जाती है जनरल स्टेट की, और ये बात रखी जाती है कि टैक्स को इंक्रीज करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। इस बार जो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव थे, दैट मीन्स वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव गए 300 क्लर्जी, 300 नोबल्स एंड 600 पीपल्स जो है वो कॉमन पीपल, जिसमें कि पीजेंट्स, कॉमन पीपल भी 3 कैटेगरीज में थे। फर्स्ट में जो लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स इट एंड तो ये इनके 600 रिप्रेजेंटेटिव गए। इन्होंने इस बार डिमांड रखी कि इस बार जो वोटिंग सिस्टम होगा वो 1 स्टेट 1 वोट नहीं होगा, 1 पर्सन 1 वोट हो। मोनार्क रिफ्यूज कर देते। मोनार्क जैसे ही रिफ्यूज करते हैं तो ये बायकॉट कर देते हैं, बहिष्कार करते हैं असेंबली की, और उस बाहर आके एक नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि अब जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे। वहीं से ये रिवोल्ट जो है शुरू हो जाता है। दैट मीन्स जो उसकी लीगल डिमांड है उसके लिए उनका वहाँ से जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और इस नेशनल असेंबली को जो के लीडर्स जो हुए उसमें मिराबियो अबिसिस आप पढ़े हैं, और मिडिल क्लास के लोगों ने इसका जिम्मा अपने ऊपर लिया। उस समय जो मिडिल क्लास ड्यूरिंग 18th सेंचुरी A social group emerged, middle class, who earned their money through overseas trade, manufactured goods, etc. एक नए वर्ग का इमर्जेंस हुआ था 18th सेंचुरी में यूरोप में, जिनकी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहती है नेशनलिज्म की भावना को इमर्ज करने में यूरोप में। ये मिडिल क्लास के लोग अपने मेहनत के बल पे अपने धन को अर्जित किए थे, व्यापार करके, मैन्युफैक्चर्ड करके। इसमें से टीचर्स, प्रोफेसर, लॉयर, क्लर्क etc. ये सारे लोग आते थे। ये सारे लोग एजुकेटेड थे,
और इन्होंने साहस किया कि अब हम सिस्टम को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, जो राजा के द्वारा एट्रोसिटीज हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट मोनार्क वहाँ पे लुई 16 था और वो अक्सर कहा करता था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गॉड सेंड मी हियर टू रूल ओवर यू, लॉ इज नथिंग बट व्हाट आई से। उसका कहना था कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर धरती पर तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, कानून और कुछ नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही कानून है। इस तरह से वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। अब मिडिल क्लास के लोग ने ये निश्चय किया कि अब ज़्यादा दिन तक हम इस तरह के सिस्टम को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम रिवोल्यूशन करेंगे और सिस्टम में चेंज लाएंगे। वो शपथ लेते हैं और वहीं से जो है रिवोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाता है, रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। आगे आप पढ़ ही चुके हैं कि कैसे बाद में नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है लुई 16 के द्वारा। वो रेडी हो जाते हैं कि अब हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया उसके अनुसार हम काम करेंगे। जो प्रिविलेज बाय बर्थ मिला हुआ था क्लर्जी को, नोबिलिटी को, सबको उन्होंने एबोलिश किया अब, और डेमोक्रेटिक जो है वो उन्होंने व्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर बाद में अब रिजल्ट आता है, एक्सक्यूशन हो जाता है लुई 16 का, वहाँ पे मोनार्की का द एंड होता है, रिपब्लिक जो है वो वहाँ पे सेटअप होता है। तो ये सारी चीज़ जो फ्रांस में घटनाएं जो घटे और जो मैसेज वहाँ से निकल के आया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम का, वो फ्रांस से निकल के रेस्ट ऑफ द यूरोप में स्प्रेड हुआ। सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो विचारधारा है, जो मैसेज है, वो फ्रांस से ही निकल के यूरोप में स्प्रेड होता है और सारे देश की जो जनता है वो फ्रांस की सेनाओं का स्वागत करती है और फ्रांस की जो आर्मीज है वो और जगह हॉलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब जगह मार्च करती है और जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है उसको वो स्प्रेड करती है। इस तरह से हम देखेंगे कि सबने फ्रांस की जो रिवोल्यूशन थी उससे मैसेज लिया, वो रूट बन जाता है यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को इमर्ज करने में। तो मिडिल क्लास का इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि इस चीज़ में विश्वास रखते थे। उन्होंने, मिडिल क्लास ने ये डिक्लेयर किया कि ए पर्सन्स सोशल स्टेटस मस्ट बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट्स। एक जो पर्सन है उसकी सामाजिक हैसियत जो है वो उसके मेरिट पे डिपेंड होनी चाहिए, बाय बर्थ नहीं। वो उसके मेहनत से उसकी समाज में पहचान होनी चाहिए, उसकी टैलेंट से उसकी पहचान होनी चाहिए। इस चीज़ को उन्होंने जो है डेवलप किया, इस आइडिया को, और उन्होंने जो आइडिया जो दिया पीपल को वो लिबरल नेशनलिज्म कहलाई। उदारवादी राष्ट्रवाद लिबरल, ये लिबर शब्द जो है ये लैटिन रूट का है जिसका मीनिंग होता है फ्रीडम, फ्री, आज़ादी। वो आज़ादी की बात करते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबरल नेशनलिज्म में जो मेन बातें आती है कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से संपत्ति ऑन करता है उस पर उसका राइट होना चाहिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे और एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते थे जो पार्लियामेंट के थ्रू रूल करे। ये उनकी विचारधारा की मुख्य सोच थी, पॉइंट। इस तरह से उन्होंने लिबरल आज़ादी की बात की और दैट मीन्स पीपल के डिग्निटी को इन्हेंस करने का काम किया कि किसी भी स्टेट की जो मेन चीज़ होती है वो पीपल होती है। सॉवरेंटी को ग्रांट करने के लिए उन्होंने काम किया है। ए नेशन इज बेटर ऑफ व्हेन इट इज़ सोवरेन, जब वो संप्रभु हो तभी वो नेशन बेटर हो सकता है। एंड सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल, और ये संप्रभुता जो है ये जनता में निवास करती। इस आइडिया को उन्होंने स्प्रेड किया मिडिल क्लास के लोगों।
तो ये पॉलिटिकल लिबर्टी की बात आ गई। इकोनॉमिकल लिबर्टी की भी उन्होंने बात की। उस समय जो यूरोप के डिफरेंट टेरिटरीज थे वहाँ वेट एंड मेजरमेंट की जो सिस्टम थी वो भी यूनिफाइड नहीं थी, अलग अलग। यूरोप में एक जगह से लेकर दूसरी जगह अगर किसी को ट्रेड करने के लिए जाना होता था तो जगह जगह पे उनको टैक्स देना पड़ता था और ये काफ़ी बर्डन वाली बातें थी। तो उस चीज़ को भी उन्होंने हटाने की कोशिश की और फिर एक जुल वेरान नामक कस्टम्स यूनियन की स्थापना हुई 1834 में प्रसा के रिक्वेस्ट से। तो इस प्रकार से वहाँ पे यूनिफिकेशन की बातें जो है ये स्टार्ट हो जाती है। तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया दिया मिडिल क्लास। अब थोड़ा सा हम पीछे हटके फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ जाएं। वहाँ एक पर्सन जो कि जिसका नाम काफ़ी बोल्डली और लिया जाता है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बारे में भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वहाँ पे रिपब्लिक को सेट किया गया, वो परमानेंट नहीं हुआ, वो स्टेबल नहीं हो सका, वो एक क्लैश का रिजल्ट हो गया। वहाँ पे आपस में कलह होने लगी और जिसका बेनिफिट्स उठा के नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का रूलर बन जाता है। वो वहाँ का कमांडर और रूलर बनता है और काफ़ी स्ट्रांग रूलर बन जाता है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन यूरोपियन कंट्रीज यूज्ड फियर टू हिज नेम। वो ऐसा समय था जबकि यूरोप के बहुत सारे देश नेपोलियन के नाम जो है वो भय के लिए यूज करते थे। जब किसी को डराना होता था तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लिया जाता था। स्लीप बेबी नेपोलियन बोनापार्ट का। शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी रिफॉर्मेशन का काम किया और उन्होंने फ्रांस को उसके उत्कृष्ट शिखर पे पहुंचाया। फ्रांस के डिग्निटी को काफ़ी इन्हेंस किया। एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने जो नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना गया। जो प्रिविलेज वहाँ पे पहले से क्लर्जी और नोबिलिटी को थी उसको उन्होंने एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश्ड हो गया। पीजेंट्स जो है उनको कुछ फ्रीडम दी गई। स्लेवरी सिस्टम जो है उसको भी एबोलिश्ड उन्होंने किया। वेट एंड मेजरमेंट की यूनिफाइड सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे काम नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा शुरुआत में की गई, जिससे कि शुरू में तो फ्रांस की जनता उनको मैसेंजर ऑफ गॉड समझने लगी थी, लेकिन लेटर पीरियड में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनका एक जो इमेज है वो वॉरियर के रूप में प्रूफ होता है, युद्ध प्रेमी। नेपोलियन अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि अब फ्रांस की जो एरिया है उसको हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं और इसके लिए बराबर युद्ध की ज़रूरत होती ही थी। तो फ्रांस के ज़्यादातर पीपल युद्ध में इन्वॉल्व होते थे, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। वहाँ के जो वार में जो भी खर्च होता था उसके लिए उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करना शुरू किया, जिससे कि जनता काफ़ी परेशानी में पड़ने लगी थी और इसलिए फिर नेपोलियन की लोकप्रियता धीरे धीरे वहाँ पर कम हो गई थी। बाद में 1815 में वाटरलू का बैटल होता है जहाँ की नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट हो जाती है, बैटल ऑफ वाटरलू। और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को जो डिफीट किया जाता है ये यूरोपियन के कलेक्टिव पावर्स के द्वारा, यूरोपियन कलेक्टिव पावर जिसमें शामिल थे प्रशा, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन एटसे, इन्होंने मिल के नेपोलियन को हराया था। तो वहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू जो है वहाँ से नेपोलियन के शासन का द एंड हो जाता है। नेपोलियन के शासन का द एंड होने के साथ ही एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी, जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है। और एक ये नई विचारधारा जो है ये सारी शक्तियाँ वियना में इनकी मीटिंग्स होती है, वियना कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे ये एक सेटलमेंट करते हैं जिनमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जो जो भी चेंजेज हुए थे वो सारी जो है ख़त्म कर दी जाएगी। नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जो फ्रांस का क्षेत्र जीता गया था उसको फ्री कर दिया गया। बर्बन डायनास्टी का जो द एंड हो गया था उसको फिर से रिस्टोर किया गया। दैट मीन्स
कंजर्वेटिव आइडियाज जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के पक्ष में था। मोनार्की सेटअप होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप होना चाहिए, चर्च को फिर से राइट मिलना चाहिए। जो मॉडर्नाइजेशन के एज में जिसका द एंड हो चुका था, वो कंजर्वेटिज्म फिर से उसको रिस्टोर करने के पक्ष में था और उन्होंने ऐसा ही किया। 1815 के बाद कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो जाता है। सारी फ्रीडम जो है वो एक तरह से सीज हो जाती है और उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिसमें कि बहुत सारे ऑपरेसिव पॉलिसीज़ को यूज किया गया। जो भी कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं करता था उसके साथ काफ़ी फॉर्मली डील किया जाता था, दृढ़तापूर्वक उसको दबाया जाता था। जो कंजर्वेटिज्म आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करता था उसको कर्ब्ड कर दिया जाता था, उसको कुचल दिया जाता था। सेंसरशिप लगा दिया गया उन सारे बुक्स पे, मैगजीन पे जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विचारधाराएं थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो विचारधाराएं थी वो राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप कर रही थी। इस पे बैंड लगा दिया गया। इस तरह से एक बार फिर यूरोप जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की के गिरफ्त में आ जाता है। तो ये कंजर्वेटिज्म आइडियाज हो गया ड्यूरिंग 1815। अब इस समय लिबरल नेशनलिज्म या जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी राष्ट्रवाद भावना को रखने वाले जो भी क्रांतिकारी थे, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वैसे विचारधारा की इस शासनकाल में अब कोई जगह नहीं रही आफ्टर 1815। तो ये कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए और छिप के ही ये अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू रखते हैं कि कैसे इनसे लड़ा जाए, कैसे अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया जाए, कैसे फिर एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाए, कैसे फिर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को सेटअप किया जाए। और छिप के इन सारे कामों में लग जाते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना करते हैं। ऐसे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे अपने रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करने का काम करते हैं। ये सारे काम इनकी छिप जो है सीक्रेट रूप से होती है। और इसी लिबरल नेशनलिस्ट में एक नाम जो आता है काफ़ी फेमस, वो जिउसेppe मैज़नी, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, जो इटली का था। इनको लिगुरिया से एग्जाइल कर दिया गया था रिवॉल्यूशन के कारण और ये कार्बोनारी नामक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था। बाद में इन्होंने भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को सेटअप किया, यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली मार्टले एंड यंग यूरोप वर्ल्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। और आपको समझना चाहिए कि सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ का जो मेन एम था रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करना। इसलिए ट्रेंड करना कि फिर से वो जो कंजर्वेटिज्म आइडियाज़ है उसको कर्व करके फिर लिबरल नेशनलिज्म को यूरोप में लाया जाए। जिउसेppe मैज़नी ने कहा कि गॉड इंटेंडेड दैट द नेशन इज ए यूनिटी ऑफ कॉमन पीपल। ये जो नेशन होता है ये ह्यूमन मैनकाइंड का एक नेचुरल यूनिट है। ह्यूमन मैनकाइंड, इसमें कॉमन विल होनी चाहिए, सबों का अधिकार प्रिजर्व होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इटली जो है ये अब लॉन्ग टाइम तक एक पैचवर्क नहीं रहेगा डिफरेंट स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम का, ये एक लार्ज यूनिफाइड नेशन बनेगा। उनकी यही इच्छा थी। उनकी इस विचारधारा का जो है स्प्रेड होता है और फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सब उसको अपनाते हैं एक एक करके और सब जगह उनकी रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो स्प्रेड होती है। ड्यूक मेटरनिक जो कि कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ का लीडर था और जिन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, डिस्क्राइब दैट जिउसेppe मैज़नी इज़ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल सिस्टम। उन्होंने ड्यूक मेटरनिक ने कहा कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है इसका सबसे खतरनाक दुश्मन आज अगर कोई है तो वो जिउसेppe मैज़नी है। दैट मीन्स वो कंजर्वेटिव था और ये लिबरल नेशनलिज्म था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ स्प्रेड हुआ
और ये रिवोल्यूशनरी आइडिया जो है ये धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड होता है और सब जगह की जनता, दैट मीन्स इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, एक एक करके जो है सब सारी जनता इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है कि हम रिवोल्यूशन करें और एक अपने जो हमारा जो कंट्री है उसको हम नेशन स्टेट के रूप में निर्धारण करें।